रजिया के बारे में मेरे खदशात को तकवीयत मिल रही थी। उसका रवैया बदलता जा रहा था और शायद नरगिस का ये शुबा दुरुस्त था कि वो जेवरात हजम करना चाहती थी, लेकिन मैं उसे आसानी से ये हजम करने नहीं दूंगा। चंद मिनट के बाद रजिया तैयार होकर चली गई। उसने आज ये भी नहीं बताया था कि कहाँ जा रही है और कब वापस आएगी। नरगिस ने उसके जाने के काफी देर बाद उलझी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखा। बोली, ये 2 लाख कैसे हैं? नोटों की दोनों गड्डियां अभी तक कॉफी टेबल पर ही रखी हुई थी। मैंने कहा, आज हमें ज्वेलर के पास जाना था। उसने 2 जेवर खरीदने के लिए रकम का बंदोबस्त किया होगा, लेकिन रजिया ने कहीं और जाने का प्रोग्राम बना रखा था। मैंने इसीलिए कुछ रकम ले ली है अलग मकान का बंदोबस्त करने के लिए। मैं अभी निकलूंगा और आज किसी मकान का बंदोबस्त करके ही लौटूंगा। ये एक बंडल संभाल कर रख लो, बाद में भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। नरगिस ने कहा, इन्हें तुम अपने पास ही रखो, मैं कहाँ संभालूंगी, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ ना। मैंने कहा, तुम्हारे लिए बाहर निकलना खतरनाक होगा। मेरा तो हुलिया बदला हुआ है, पहचान में नहीं आऊंगा, लेकिन तुम फौरन पहचान ली जाओगी। नरगिस ने तुनक कर कहा, मेरी कौन सी अखबार में तस्वीर छपी है जो फौरन पहचान ली जाऊंगी? शहर वालों को और भी बहुत से काम हैं, लोग हमें ही तो तलाश करते नहीं फिर रहे होंगे। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर नोटों का बंडल कमरे में कहीं ऐसी जगह पर रख दो कि किसी की नजरों में ना आ सके, और तुम तैयार हो जाओ। हम आधे घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे। नरगिस नोटों का एक बंडल उठाकर अपने कमरे में चली गई। मैं चंद लम्हे वहीं बैठा रहा और फिर रजिया के कमरे में आ गया। मैं अगरचे रात को हॉल कमरे में सोफे पर सोता था, मगर मेरे कपड़े वगैरह रजिया के ही कमरे में थे। मैंने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया, हाथ में पकड़ा हुआ नोटों का बंडल बेड पर उछाल दिया और इधर उधर देखने लगा। रजिया की स्टील की खूबसूरत अलमारी की तरफ देखते हुए मेरे जहन में अचानक ही एक ख्याल उभरा और मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ अलमारी के करीब आ गया। मैंने एक बार घूमकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे का ऑटोमेटिक ताला बंद हो गया था। मैं अलमारी की तरफ घूम गया, हैंडल पर हाथ रखकर उसे आहिस्तगी से दबाया। अलमारी लॉक नहीं थी। हैंडल बड़े आराम से नीचे दब गया। मैंने बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोल दिया और नीचे झुककर सबसे निचले खाने में रखे हुए कपड़े हटाकर टटोलने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। मेरी उंगलियां दीवार वाली साइड पर एक छोटे से आहनी आंकड़े से टकराईं। मैंने आंकड़ा उसकी जगह से हटा दिया और उठकर अलमारी को हरकत देने लगा। मुझे ज्यादा ताकत इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी। अलमारी अपनी जगह पर घूम गई। पिछली तरफ दीवार में वो अलमारी थी। दरवाजा मेरे सामने था जिसमें हज़मी कुफल लगा हुआ था। मैंने उठकर इधर उधर देखा। चाबियों का वो गुच्छा ड्रेसिंग टेबल पर ही रखा हुआ था। ये अलमारी चूंकि पोशीदा थी और किसी की नजरों में नहीं आ सकती थी, इसलिए रजिया ने चाबियों के हवाले से ज्यादा एहतियात से काम नहीं लिया था। मैं चाबियों का वो गुच्छा उठाने के लिए बेड के ऊपर से घूमकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा ही था कि बाहर गाड़ी की आवाज सुनकर चौंक गया। मैंने खिड़की का पर्दा बहुत मामूली सा हटाकर देखा। वो रजिया की गाड़ी थी। मैं तेजी से अलमारी के करीब आ गया, उसे घुमाकर उसकी जगह पर लाया, नीचे झुककर निचले खाने में हाथ डालकर आहनी आंकड़ा उसकी जगह पर फिट किया और बड़ी आहिस्तगी से अलमारी बंद करके कमरे के दरवाजे का लॉक खोल दिया। उस वक्त रजिया की आवाज हॉल कमरे से सुनाई दे रही थी। वो नूरी से कुछ कह रही थी। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ बाथरूम में घुस गया और बड़ी फुर्ती से कपड़े उतारकर शावर खोल दिया। बाथरूम का दरवाजा मैंने जानबूझकर 1 इंच के करीब खुला रहने दिया था। मैं शावर के नीचे खड़ा किसी कदर ऊंची आवाज में गुनगुनाने लगा और फिर कमरे का दरवाजा खुला। रजिया के साथ मुझे नूरी की आवाज भी सुनाई थी। मैंने बाथरूम का दरवाजा एक बालिश्त के करीब खोल दिया और बाहर झांकते हुए कहा, कोई है? मुझे तौलिया दे दो। तभी रजिया की आवाज आई, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? मैंने सर बाहर निकाल कर कहा, अरे तुम वापस आ गई। वो दरअसल मैं नहाने के लिए घुसा था तो तौलिया लेना भूल गया। नरगिस से कहो कि बाहर से तौलिया ला दे। रजिया ने नरगिस को जहमत देने की बजाय नूरी को तौलिया लेने भेज दिया और स्टील की अलमारी खोलकर ऊपर के खाने में कुछ तलाश करने लगी। मैंने पूछा, तुम बड़ी जल्दी वापस आ गई? वो बोली, मैं एक चीज लेना भूल गई थी, उसके लिए वापस आई हूँ। उसने कपड़ों के नीचे से ब्राउन जिल्द वाली एक डायरी निकाल ली। बोली, मेरे टेलर का भी लंबा चौड़ा हिसाब है। यही सोचकर निकली थी कि आज उसका हिसाब भी कर दूंगी, लेकिन डायरी यहीं भूल गई। उसने डायरी कंधे पर लटके हुए पर्स में डाली और अलमारी बंद करके मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये नोटों का बंडल तुमने ऐसी बेपरवाही से फेंका हुआ है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है इस घर में ऐसा तो कोई नहीं जिससे किसी गलत हरकत की तवक्को हो। नूरी भी काबिल एतमाद है और भरोसे की औरत है। उसने पूछा, तुम कहीं जा रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल तो नहा रहा हूँ, वैसे अनारकली तक जाने का इरादा है। रजिया ने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, शाम तक वापसी होगी। उसी वक्त नूरी तौलिया लेकर कमरे में दाखिल हुई। मैंने हाथ बढ़ाकर तौलिया ले लिया और दरवाजा धड़ से बंद कर दिया। मैंने रजिया से बेमकसद बातें इसलिए की थी कि वो कमरे में मेरी मौजूदगी से किसी किस्म के शुबे में मुब्तला न हो। वैसे एक अदद तौलिया तो बाथरूम में भी मौजूद था। रजिया की टेलर के हिसाब वाली बात मेरे हलक से नहीं उतरी थी। दर्जी ग्राहकों का हिसाब अपने पास रखते हैं।
रजिया के पास दौलत की कमी नहीं थी। इस स्टेटस के लोग तो हिसाब रखते ही नहीं। कोई भी चीज खरीदते वक्त भाव ताव करना कसरे शान समझते हैं। जिसने जो मांगा दे दिया। इसमें शुबा नहीं कि रजिया बहुत निचले तबके से ऊपर आई थी। नौ दौलतीय किस्म के लोग तो रोब झाड़ने के लिए यूं भी दिखावे के लिए पैसे लुटाते हैं। और रजिया की डायरी में दर्जी का हिसाब, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। उस डायरी में या तो कोई और हिसाब था या वो किसी और वजह से वापस आई थी और मुझे टालने के लिए डायरी का बहाना कर दिया था। मैं नहाकर बदन पर तौलिया लपेट कर बाहर निकल आया, कमरे का दरवाजा बंद किया और वार्डरोब से कपड़े निकाल कर पहनने लगा। मैं तैयार होकर बाहर निकला तो नरगिस हॉल कमरे में तैयार बैठी थी। नोटों का बंडल मेरे हाथ में था। मैंने चंद हजार रुपए के नोट निकाल कर अपनी जेब में रख लिए और बाकी बंडल नरगिस के हवाले कर दिया, जो उसने अपने पर्स में रख लिया। नूरी ने किचन की खिड़की से झांकते हुए कहा, खाना तैयार होने वाला है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, आज हम खाना बाहर खाएंगे, बल्कि खाने की बजाय बानो बाजार की चाट खाएंगे। तुम्हारे हाथ का ये खाना हम रात में खा लेंगे। नूरी कंधे उचका कर रह गई। मैंने नरगिस को इशारा किया और हम दोनों बाहर आ गए। नरगिस ने गुलाबी रंग का लिबास पहना जो उस पर बहुत भला लग रहा था। नरगिस आज पहली मर्तबा मेरे साथ कहीं जा रही थी। उसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। हम गलियों से निकलकर मेन रोड पर आ गए। इस दौरान हम ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें मकान किस इलाके में लेना चाहिए। नरगिस लाहौर शहर से पूरी तरह वाकिफ नहीं थी, जबकि मैं इस शहर से अपने हाथ की लकीरों की तरह वाकिफ था। इसलिए नरगिस ने यह फैसला भी मुझ पर ही छोड़ दिया। हम मेन रोड पर एक मैरिज हॉल के सामने खड़े रहे। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। चंद मिनट के बाद ही एक खाली टैक्सी हमारे करीब आकर रुक गई। ड्राइवर ने खिड़की से गर्दन निकाल कर मेरी तरफ देखते हुए पूछा, कित्थे जाना है बाबूजी? मैंने कहा, लक्ष्मी चौक। और ड्राइवर के जवाब का इंतजार किए बगैर पिछला दरवाजा खोल दिया। पहले नरगिस को बैठने का मौका दिया और फिर खुद भी अंदर बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। सीट अगरचे काफी कुशादा थी, मगर नरगिस मेरे साथ चिपक कर बैठी हुई थी। ड्राइवर भी अपने सामने लगे हुए आईने में बार बार हमें देख रहा था। उस वक्त दोपहर का 1:30 बजा था। टैक्सी शाहराहे जलालुद्दीन रूमी पर दौड़ती हुई टेम्पल रोड और फिर माल रोड क्रॉस करती हुई हॉल रोड और वहां से मैक्लोड रोड पर आ गई। वहां से लक्ष्मी चौक तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मैंने टैक्सी निस्बत रोड वाली साइड पर रुकवा ली, ड्राइवर को किराया अदा किया और सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए, जहां चंद अच्छे रेस्टोरेंट थे। उन रेस्टोरेंटों में सुबह से रात तक कढ़ाई गोश्त, बाल्टी गोश्त और चिकन टिक्का वगैरह चलता रहता था। हम एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। खाना खाने के बाद हम 3 बजे के करीब रेस्टोरेंट से निकले। उस वक्त एबट रोड पर वाक़े सिनेमाओं के शो शुरू होने वाले थे, इसलिए हमें फौरन ही टैक्सी मिल गई। इस मर्तबा टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई इस्लामिया कॉलेज के करीब से माल रोड की तरफ मुड़ गई। ये सड़क आगे जाकर दरियाए रावी पर पुल से होती हुई बाईपास रोड तक चली गई थी। इस सड़क पर तकरीबन 1.5 फरलांग का फासला तय होने के बाद एक छोटे से चौराहे पर मैंने टैक्सी रुकवा ली और हम नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगे। सड़क के दाएं बाएं कुशादा गलियां थीं, साफ सुथरा इलाका था। सुर्ख ईंटों से बने हुए कदीम तर्ज के मकान बड़े अच्छे लग रहे थे। हमें ज्यादा नहीं फिरना पड़ा। उस चौक पर जरा आगे एक प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर नजर आ गया। एयर कंडीशन दफ्तर और शानदार फर्नीचर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इनका बिजनेस खूब चल रहा था। दफ्तर के आगे वाले हिस्से में एक ऑफिस टेबल लगी हुई थी, जिस पर 22-23 साल की उम्र का एक नौजवान बैठा हुआ था, जबकि दफ्तर का पिछला निस्फ हिस्सा शीशे की पार्टीशन से अलग किया गया था। शीशे की पार्टीशन पर अंदर की तरफ ऊपर से नीचे तक बारीक रेशमी जाली का पर्दा पड़ा हुआ था। ये पर्दा ऐसा था कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाली बात थी। पार्टीशन के दूसरी तरफ भी 2 आदमी बैठे हुए थे, एक ऑफिस टेबल के पीछे और दूसरा सामने सोफे पर। बाहर की मेज पर बैठे हुए लड़के ने उठकर हमारा इस्तकबाल किया। हमने अपना मुद्दा बयान किया तो वो शीशे वाला दरवाजा खोलकर हमें अंदर ले गया। सामने ऑफिस टेबल के पीछे जो शख्स बैठा हुआ था, उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी। गोरी चिट्टी रंगत, क्लीन शेव, एक हाथ की 2 उंगलियों में सोने की अंगूठियां, दूसरे हाथ की कलाई में कीमती घड़ी। उसने सफेद पैंट और सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसने भी उठकर हमारा इस्तकबाल किया, जबकि दूसरा आदमी उठकर बैरूनी दफ्तर में चला गया। स्मार्ट शख्स ने हमें सोफों पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, आज मौसम कुछ गर्म हो रहा है, कुछ ठंडा पीने से तो आप बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। मैंने कहा, हम तो एक अदद मकान की तलाश में हैं, तकल्लुफात में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ढंग का कोई मकान हो तो हमें बताइए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप कोई उम्मीद लेकर ही इस दफ्तर में दाखिल हुए हैं ना, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। आप इंशाल्लाह मकान की चाबी लेकर ही जाएंगे। आप अपनी जरूरत बताइए, कितने बेडरूम्स का मकान मुनासिब रहेगा या कोई कोठी? ये चौधरी अमीन था, इस एजेंसी का मालिक। मैंने पूछा, इस इलाके में कोई कोठी? उसने मेरी बात काटते हुए कहा, बहुत कोठियां हैं, आपको यकीनन कोई एक पसंद आ जाएगी। दफ्तर के बाहर साइड स्ट्रीट में उसकी सुजुकी कार खड़ी थी।
हम दोनों पीछे बैठ गए और उसने स्टीयरिंग संभाल लिया। कुर्ब जवार की गलियों में उसने हमें 3 मकान दिखाए। वो तीनों हमारी जरूरत से बहुत बड़े थे। बिलाखिर उसने ऑफिस वाली सड़क पर आकर कार सामने वाली गली में मोड़ ली। तकरीबन 100 गज के फासले पर गलियों का चौराहा था। उसने कार बाईं तरफ मोड़ ली और 100 गज का मजीद फासला तय करके कार दाईं तरफ गली में मोड़ कर इंजन बंद कर लिया। मैं और नरगिस उससे पहले ही कार से उतर गए। ये गली काफी कुशादा थी। दाईं तरफ कार पर सुर्ख ईंटों की ऊंची 4 दीवारी थी, जिसके अंदर की तरफ जामन का एक बहुत बड़ा दरख्त भी था। चौधरी अमीन कार से उतरकर उस तरफ इशारा करते हुए बोला, ये कोठी आपकी जरूरत के ऐन मुताबिक है और मुझे यकीन है कि आपको पसंद भी आएगी। उस ऊंची दीवार में लकड़ी का बड़ा गेट था। उसका रंग वगैरह उतर चुका था, लेकिन गेट खासा मजबूत था। चौधरी अमीन ने चाबियों के गुच्छे में से एक चाबी मुंतखब करके जेली दरवाजे का ताला खोला और पहले खुद अंदर दाखिल हुआ, फिर हमें बुला लिया। सुर्ख ईंटों से ही बना हुआ सहन बहुत वसी था। एक तरफ छोटा सा लॉन भी था। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से घास सूख रही थी और पूरे सहन में जामुन के खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। इमारत को देखकर मुझे राजस्थान याद आ गया। पुराने तर्ज की ये इमारत राजस्थान के तर्ज तामीर से मिलती जुलती थी। सामने ही कुशादा पोर्च था, उसके पीछे वसी बरामदा। चौधरी अमीन ने बरामदे वाला दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर तमाम कमरों की बत्तियां जलाता चला गया। ये कोठी मेरी पसंद के मुताबिक थी। 3 बेडरूम्स और एक वसी लाउंज था। मकान चूंकि कदीम तर्ज तामीर का था, इसलिए छतें काफी ऊंची थी। रंगो रोगन शायद अरसे से नहीं किया गया था। ऊपर जाने के लिए अंदर से भी जीना था और बाहर से भी सीढ़ियां थी। ऊपर भी एक कमरा था, जिसके एक तरफ बरामदे की छत बतौर टेरेस इस्तेमाल हो रही थी और दूसरी तरफ वसी छत थी। जामन की कई शाखें उस छत पर झुकी हुई थीं। हम पूरा मकान देखते हुए एक बार फिर आंगन में निकल आए। एक दरवाजा मरकजी गली की तरफ भी खुलता था। मैं चौधरी अमीन से कदरे दूर हटकर नरगिस से मशवरा करने लगा। उसे भी ये कोठी पसंद आई थी। इसका किराया 7,000 रुपए और 1 साल का एडवांस। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस कोठी में टेलीफोन भी था, जो उस वक्त अगरचे बंद था, मगर 2-3 दिनों में खुलवाया जा सकता था। मैंने चौधरी अमीन की तरफ देखते हुए कहा, लगता है कई बरसों से रंग नहीं हुआ। इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? वो बोला, ये कोठी दरअसल मियां हशमत की मिल्कियत है, जो तवील अरसे से मफलूज हैं और उनकी बेगम एक प्राइवेट इदारे में मुलाजिम है। बेगम की तनख्वाह के अलावा कोई जरिया आमदनी नहीं। रंग रोगन न होने की वजह से पिछले 6 महीनों से खाली पड़ी है। मैंने कई मरतबा मियां साहब से कहा कि एक मरतबा कड़वा घूंट भर लें, लेकिन उनकी आमदनी। मैंने उसकी बात काटी, कहा चले रंगो रोगन का खर्चा मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन काम कितने रोज में मुकम्मल हो जाएगा? चौधरी अमीन ने कहा, 1 हफ्ता तो लग जाएगा। आइए दफ्तर में चलकर बात करते हैं। थोड़ी देर के बाद हम दफ्तर में बैठे हुए थे। चौधरी अमीन ने एक बार फिर कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा लिए और कोठी के बारे में तफसीलात तय होने लगी। मैंने 10,000 रुपए बयाना और 10,000 रुपए कोठी के रंगो रोगन के लिए भी दे दिए। मैंने कहा, आप सुबह से ही काम शुरू करवा दें, हो सकता है हम काम के दौरान ही यहाँ शिफ्ट हो जाएं। इसलिए सबसे पहले एक बेडरूम मुकम्मल करवा दें, बाकी काम होता रहेगा। चौधरी अमीन ने उठकर मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, ठीक है, आप कल किसी वक्त आ जाइए ताकि एग्रीमेंट पर दस्तखत हो जाएं। मैंने बयाने की रसीद तय करके जेब में रखते हुए कहा, ठीक है, हो सकता है हम कल कुछ फर्नीचर भी यहाँ पहुँचा दें। उस रोज जब हम रजिया की कोठी पर वापस पहुंचे तो शाम के 7 बज रहे थे। रजिया घर पर मौजूद नहीं थी। नूरी से पूछने पर मालूम हुआ कि वो हमसे पहले गई थी और अभी तक लौट कर नहीं आई। ये भी अच्छा ही था कि वो हमसे पहले वापस नहीं आई थी, वरना मुझे और नरगिस को साथ देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता। रजिया उस रात 10 बजे के करीब वापस आई। वो बेहद थकी हुई लग रही थी। उसके आने के बाद नरगिस अपने कमरे में चली गई। रजिया की मौजूदगी में वो बहुत कम अपने कमरे से निकलती थी। मैंने रजिया से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो टाल गई। अगले रोज सुबह 10 बजे के करीब मैं नरगिस को लेकर निकल गया। रजिया उस वक्त सो रही थी। हम दोनों शहर के एक मसरूफ इलाके में वाक़े फर्नीचर मार्केट पहुंच गए और अपनी जरूरत के मुताबिक फर्नीचर का इंतखाब करने लगे। दोपहर 3 बजे के करीब हम एक टैक्सी पर सवार एबट रोड की तरफ जा रहे थे। हमारे पीछे वो ट्रक था जिसमें फर्नीचर के अलावा बिस्तर, बर्तन और जरूरत का और भी सामान मौजूद था। सामान खरीदते वक्त नरगिस ने एक एक चीज का ख्याल रखा था। निस्फ दर्जन आदमी कोठी में मौजूद थे। सहन में बिखरे हुए जामन के खुश्क पत्ते साफ किए जा चुके थे। 3-4 आदमी दीवारों की रगड़ाई कर रहे थे। 2 आदमी रंग बना रहे थे। एक आदमी कमरों के फर्श पर 6 महीनों की जमा धूल मिट्टी साफ कर रहा था। चौधरी अमीन भी वहां मौजूद था। उसने काम करने वालों की मदद से आधे घंटे में ट्रक से सामान उतरवा कर कोठी के एक एक कमरे में रखवा दिया, जहां सबसे बाद में काम होना था। मैंने कहा, बात यह है चौधरी साहब, हम जेहलम से आए हुए हैं और अपने एक अजीज के यहाँ कयाम पजीर हैं, और आप जानते हैं कि किसी अजीज के यहाँ ज्यादा दिन डेरा नहीं जमाया जा सकता।
चौधरी अमीन ने कहा, मैं समझ गया। आप बताइए सबसे पहले कौन सा कमरा तैयार करवा दिया जाए? आप चाहें तो कल यहाँ शिफ्ट भी हो सकेंगे। मैंने और नरगिस ने एक बार फिर घूम फिर कर पूरी कोठी का जायजा लिया और वो कमरा मुंतखब किया जिसकी एक खिड़की बरामदे की तरफ और दूसरी पहलू वाले सहन की तरफ खुलती थी। उस कमरे से न सिर्फ सामने वाले मरकजी दरवाजे पर बल्कि साइड वाले दरवाजे पर भी निगाह रखी जा सकती थी। उस रोज भी हम शाम के करीब ही वापस पहुंचे। न सिर्फ रजिया बल्कि बूटा भी वहां मौजूद था। उन दोनों ने बड़ी चुपती हुई नजरों से हमारी तरफ देखा। नरगिस तो अपने कमरे में चली गई और मैं वहीं उन दोनों के पास लाउंज में बैठ गया। 10 मिनट के बाद बूटा रुखसत हो गया। रजिया ने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। बोली, क्या चक्कर है? आजकल तुम दोनों बहुत सैर सपाटे कर रहे हो। नूरी ने बताया था कि तुम लोग कल भी सारा दिन गायब रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए सरगोशी में कहा, तुमने ही तो कहा था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके नरगिस से पीछा छुड़ा लिया जाए। रजिया ने मुझे घूरा। बोली, पीछा छुड़ाने को कहा था, इसे बगल में लेकर सैर सपाटे करने को नहीं। मैंने कहा, नरगिस का दूर का एक ससुराली अजीज मुगलपुरे में रहता है। रायविंड में ये लोग इकट्ठे ही रहते थे। ये नरगिस की शादी से पहले की बात है। अकरम नामी वो शख्स उन दिनों नरगिस की तरफ माइल भी था। नरगिस की शादी हुई तो वो मायूस होकर लाहौर आ गया। मैंने नरगिस को समझाया था, ये बात उसके जहन में बिठा दी थी कि वो मेरे साथ रहेगी तो खतरात में घिरी रहेगी। न सिर्फ पकड़े जाने का अंदेशा है बल्कि मेरे दुश्मनों के साथ किसी झड़प में वो मारी भी जा सकती है। मेरी बात उसकी समझ में आ गई थी। अब हम 2 दिन से मुगलपुरे में अकरम को तलाश कर रहे हैं। अकरम ने अब तक शादी नहीं की। नरगिस को पाकर उसकी बातें खिल जाएंगी। मैंने नरगिस से वादा किया है कि मैं उसे 1.5 लाख रुपए दूंगा। अकरम इस रकम से कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकता है। मैंने उससे ये भी वादा किया है कि कभी कभार मैं उससे मिलता भी रहूंगा। रजिया ने कहा, वाकई तुम उससे मिलोगे? मैंने कहा, कहने में क्या हर्ज है। वो बोली, और उसे ये भी समझा देना कि यहाँ से जाने के बाद दोबारा इस तरफ आने की कोशिश न करे। अगर उसने कभी इस कोठी में कदम रखा तो उसे फलक शेर के हवाले कर दूंगी। मैंने कहा, मैंने उसे समझा दिया है, वो दोबारा यहाँ नहीं आएगी। वैसे ये जात शरीफ कौन है? फलक शेर? रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना चौकीदार। वो वैसे ही उसे देखकर ठंडी सांसें भरता रहता है। मेरा इशारा पाकर उसे मगरमच्छ की तरह खा जाएगा। मैंने भी हंसकर उसकी बात टाल दी। रजिया ने नरगिस के हवाले से और कोई बात नहीं की थी और मेरा ख्याल था कि मैंने नरगिस के किसी ससुराली अजीज की तलाश के सिलसिले में जो मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी वो उससे मुतमईन हो गई थी। चंद लम्हे के बाद मैंने उससे पूछा, जेवरात का क्या हुआ? इन 2 दिनों के दौरान तुमने ज्वेलर से कोई राब्ता किया या नहीं? वो बोली, अभी नहीं। उस रोज मैंने अंदाजा लगाया था कि वो उन जेवरात की बहुत कम कीमत लगा रहा है। वो लूट का माल समझ रहा था। मैंने कहा, लूट का माल ही तो है। वैसे इन जेवरात की कहानी बहुत दिलचस्प है, सुनोगी तो हैरत होगी। बोली, हैरत की क्या बात है? हिंदुस्तान में कोई दौलतमंद औरत तुम्हारे हत्थे चढ़ गई होगी और तुम उससे लूट कर उसे होटल में छोड़कर भाग गए होगे। मैंने हल्का सा कहका लगाया, कहा, ऐसी बात नहीं है। ये जेवरात हिंदुस्तान के मंदिरों से लूटे हुए हैं। उसने हैरत से कहा, मंदिरों से? मंदिर तो इबादत गाहें हैं, वहां ज्वेलर्स ने दुकानें तो नहीं सजा रखी होंगी जिन्हें लूट लिया गया हो। मैंने कहा, हिंदुस्तान के मंदिर सोने की कानें हैं। उन मंदिरों में पूजा के लिए आने वाले लोग नकद रकम के अलावा कीमती चीजें, तलाई जेवरात और सोने की मूर्तियां भेंट करते हैं। उन मंदिरों के पुजारियों को लाखों की आमदनी होती है। हमारे यहाँ तो औकाफ का महकमा है जो दरबारों की देखभाल के अलावा नजरानों और दूसरी आमदनी का हिसाब रखता है। औकाफ की निगरानी के बावजूद लाखों का हेर फेर हो जाता है, मगर हिंदुस्तान में कोई औकाफ नहीं है। मंदिर आजाद हैं, यहाँ करोड़ों की आमदनी होती है और उन मंदिरों पर कब्जा करने के लिए पंडितों और पुजारियों में मार का आराई होती रहती है। उन मंदिरों में आदमी इस तरह गायब कर दिए जाते हैं जैसे उनका कभी वजूद ही न रहा हो। उन मंदिरों के पंडितों ने इतनी दौलत जमा कर रखी है जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। फिर मैं उसे पंडित भेरू के बारे में बताने लगा। उसकी आंखें हैरत से फैलती जा रही थी। मैंने कहा, अगर मैं पंडित भेरू की सारी दौलत ले आता तो यहाँ के 22 खानदानों की मुश्तरका दौलत भी मेरी दौलत का मुकाबला न कर सकती। मेरे पास ये चंद चीजें थीं जिन्हें मैं किसी न किसी तरह बचा कर ले आया। मैंने रजिया को बेला के बारे में भी बता दिया। वो इस तरह मेरी तरफ देख रही थी जैसे मेरी बातों पर यकीन ना रहा हो। वो बोली, फिर तो तुम दुनिया के सबसे बड़े अहमक हो। तुम्हें बेला की पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए थी। हिंदुस्तान में रहते तो ऐश करते, यहाँ क्या रखा है? पकड़े जाने या किसी भी वक्त मारे जाने का खौफ। मैंने कहा, मेरे लिए जो कुछ भी है इस मिट्टी में ही है। मैं जानता हूं कि या तो किसी दुश्मन की गोली का निशाना बन जाऊंगा या सरकारी बदमाशों के हाथों पकड़ा गया तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाऊंगा, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। दफन होने के लिए अपने वतन की मिट्टी तो मिलेगी। रजिया बोली, अजीब मंतिक है तुम्हारी। वो कौन सा जुर्म है जो तुमने नहीं किया? तुम्हारे हाथों कई कत्ल हो चुके हैं। तुम इस वक्त कानून को सबसे ज्यादा मतलूब हो।
और तुम इस मिट्टी में दफन होने की बातें कर रहे हो। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, हाँ रजिया बीबी, मिट्टी की खुशबू ही ऐसी होती है जो मशहूर कर देती है। एक अजीब सा सहर है इस मिट्टी में। मैंने जराइम का रास्ता अपनाया है तो क्या हुआ? इस मिट्टी की मोहब्बत तो मेरे दिल से नहीं निकली। तुम किसी कातिल, स्मगलर, चोर, डाकू या किसी भी जराइम पेशा शख्स का सीना चीर कर देख लो, इन तमाम बुराइयों के बावजूद तुम्हें उसके दिल में इस वतन की मोहब्बत मिलेगी। दरअसल मिट्टी की मोहब्बत ही ऐसी है जो दिल से खुरची नहीं जा सकती। रजिया ने नाक भूं चढ़ाते हुए कहा, ये सब ढकोसले हैं। तुम कातिलों और स्मगलरों की बात करते हो, मैंने तो किसी ऐसे शख्स के दिल में भी वतन की मोहब्बत नहीं देखी जो वतन की मोहब्बत के बुलंदोबांग दावे करते हैं। लाखों रुपए तनख्वाह और सरकारी मुराद पर अय्याशी करने वाले आला सरकारी ऑफिसर, सियासतदान, ताजिर, सनतकार, किसके दिल में है वतन की मोहब्बत? ये लोग दोनों हाथों से इस मुल्क को लूट रहे हैं। ये मुल्क तो बहती गंगा है जिसमें सभी हाथ धो रहे हैं, और तुम इस मिट्टी से मोहब्बत की बातें कर रहे हो। मैंने कहा, हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी तरह और भी बहुत से ऐसे पागल इस मुल्क में मौजूद हैं जो अपने नाम के साथ जराइम की एक तवील फहरिस्त होने के बावजूद और ये जानते हुए भी कि उन्हें किसी भी वक्त मौत के घाट उतारा जा सकता है, अपने दिल में मिट्टी की मोहब्बत से पैदा होने वाली उस कसक को महसूस करते हैं। वो बोली, अच्छा खत्म करो, मेरी समझ में नहीं आती ये तुम्हारी बातें। मैं तो इतना जानती हूँ कि दिल में वतन की मोहब्बत हो तो कोई चोरी न करे, डाका न मारे, कत्ल न करे और स्मगलिंग न करे। लेकिन जहाँ वतन की मोहब्बत किसमें है, यहाँ तो सब चोर हैं। कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, मैं भी चोर और तुम भी चोर। खत्म करो ये बातें। तुम मुझे हिंदुस्तान के मंदिरों के बारे में कुछ और बताओ।